एक न्यू स्टोरी की स्टार्ट में हम एक बंदे को बैटलफील्ड के अंदर देखते हैं। वहीं उसके ऊपर काफी सारे अटैक होने लगते हैं, जिनमें से एक अटैक आकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के बीच में एक काफी बड़ा होल हो जाता है और वो उसी जगह घुटनों पर आ जाता है। जिसके बाद वो जमीन पर गिरते हुए सोचता है कि मैं लास्ट समय पर भी कुछ नहीं कर पाया, और बोलता है कि एक दिन अचानक से एक व्हाइट क्रिएचर आ गया जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका नाम द लिक्विडेटर है, जिसे हम व्हाइट क्रिएचर ही बोलेंगे, और एक ऐसा ग्रुप जिसे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और उनमें से हर एक व्यक्ति बिना चोट खाए सर्वाइव कर गया। उनमें से एक का नाम ब्रेन मिलर है, जिसके बाद दूसरे का नाम द ग्रेट सेज बेलिया अल्ब्रिथ है, जो कि एक एंटायर डिवीजन जितनी पावरफुल मेज है, और एक ऐसा आर्चर जो कि अपने एक ही अटैक में हाई लेवल ड्रैगन को मार सकता है। उसका नाम जो ब्लूम फेट है, और एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्स वुमेन जिसे स्वॉर्ड सेंट एमी वेट कहते हैं। और उसके बाद में हम सभी बाकी सपोर्ट यूनिट हैं, लेकिन सिर्फ हम सेक्रीफाइस के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमें अपने एमसी का नाम बताया जाता है, जो कि एक फुट सोल्जर होता है, और उसका नाम ग्रे ली होता है। जिससे ग्रे आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो काफी पावरफुल हैं, और उनका एक अलग ही लेवल है, और उनकी पावर और हमारी पावर के बीच एक काफी बड़ा डिफरेंस है, और वो सभी वर्ल्ड यूनियन अकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं, जो कि काफी अमेजिंग है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी पावर इतनी ज्यादा होगी। वहीं वो सभी उस व्हाइट क्रीचर से बिना किसी दिक्कत के आसानी से लड़ रहे होते हैं और उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। वहीं एमसी ग्रे आगे बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हम सब सपोर्ट यूनिट में हैं भी या नहीं, और रोते हुए आगे बोलता है कि हमने भी काफी हार्ड ट्रेनिंग की है। वहीं वो शॉर्ट सेंट एमी वेट उस व्हाइट क्रीचर के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करती है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर आगे बोलता है कि तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया है, तो क्या अब मुझे रुक जाना चाहिए। वहीं वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सेंट और उसके सभी साथी की बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं, और वो सभी उसी जगह पर मारे जाते हैं। जिसे ग्रे देख रहा होता है और सोचता है कि उसने सभी लोगों को एक ही अटैक में हरा दिया, और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि हम इसे कभी भी जीत नहीं सकते, और वो मरने ही वाला होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी बड़ा होल हो चुका है, तो मैं इतने समय तक जिंदा कैसे हूँ। तभी उसके नीचे काफी सारा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, और उसे आवाज आती है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, और उसे एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, और उसे आवाज आती है कि ग्रेट पावर वाले व्यक्ति तुम आगे आओ। वहीं वो खुद को एक अलग ही जगह पर देखता है, और वो बोलता है कि क्या ये आफ्टर लाइफ है, या फिर मेरा ब्रेन एक मुझे सपना दिखा रहा है। इसके बाद वो अपने पीछे देखता है, तो उसे वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे ग्रे पूछता है कि तुम कौन हो। वहीं वो व्यक्ति काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है, और वो मिस्टीरियस व्यक्ति आगे बोलता है कि तुम पूरे तरीके से मरे नहीं हो, मैंने तुम्हारी बॉडी को पहले ही पूरे तरीके से हील कर दिया है। जिससे ग्रे पूछता है कि तुमने मुझे हील क्यों किया है। जिसे वो व्यक्ति बोलता है कि वो मैंने नहीं किया, वो तो तुम्हारी ही पावर है। जिसे वो भी परेशान होता है। वही वो व्यक्ति आगे बोलता है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी सही से बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी पावर के बारे में सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी पावर उस व्हाइट क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका यूज तुम अगर उस फाइट में करते हो तो तुम उस फाइट को अपनी पावर की वजह से काफी आसानी से जीत सकते हो। और वो आगे बोलता है कि तुम्हारी तरह हम सभी भी उस व्हाइट क्रीचर से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिसके बाद वो ग्रे के पास आते ही उसकी चेस्ट के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है। वही बेचारा हमारा एमसी की बॉडी अभी पूरी तरीके से हील हुई थी, जिसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर फिर से एक छेद हो चुका होता है। वही वो व्यक्ति अपने हाथ को ग्रे की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी ग्रे की बॉडी पर होल वाली जगह पर एक काफी तेज ब्लू लाइट चमकने लगती है, और उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है। वहीं वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर उधार दे रहा हूँ। वहीं वो रोशनी काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद ग्रे रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, और अपनी शॉट के सहारे खड़ा होने लगता है। वहीं उसकी शॉट के ऊपर ब्लैक एनर्जी फैलने लगती है, और उसे पूरे तरीके से कवर कर लेती है। वहीं उस मिस्टीरियस व्यक्ति की आवाज आती है कि ये तुम्हारी पावर है, पर मेरी पावर को तुम अपनी इन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो। इसके तुरंत बाद ग्रे अपनी शॉट से उस व्हाइट क्रीचर के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर सोचता है कि मैंने सोचा था कि अब इस जगह पर कोई भी बचा हुआ नहीं है। वहीं ग्रे बोलता है कि लगता है तुम्हें इससे अटैक से काफी डैमेज हुआ है, और उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और वो अपनी पावर का यूज करके
ग्रे के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो भी हैरान होता है और उसकी बॉडी के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसके पीछे से दो रेड लाइट चमकती है, जिसकी तरफ जैसे ही वो देखता है तो उसे एक ब्लैक एनर्जी एक ब्लैक जायंट स्वॉर्ड में बदल जाती है और उसके साथ ही हमारा एमसी ग्रे भी पूरे तरीके से बदल जाता है और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक एनर्जी से पूरे तरीके से कवर हो जाती है, जिससे कि वो व्हाइट क्रीचर भी हैरान होता है और अपनी शील्ड को बना लेता है और बोलता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो। वहीं ग्रे उसके ऊपर अपनी जाइंट ब्लैक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे कि वो ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता और उस अटैक की वजह से उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उस व्हाइट क्रीचर को काफी बड़ा डैमेज होता है और वो मरते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो, जिससे ग्रे बोलता है कि ये मेरा क्वेश्चन है। तभी अचानक ग्रे उस व्हाइट क्रीचर से बोलता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, तो फिर मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तुम पूरे तरीके से मर नहीं जाते हैं। और उसके ऊपर फिर से एक फ्लैश अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी से गोल्डन कलर का ब्लड निकलने लगता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर ग्रे से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसके बाद वो अपनी इसी टेक्निक का यूज करने लगता है और अपने हाथ के बीच में कुछ बना लेता है, जिसकी वजह से उस समय पर रात हो जाती है और वो आगे बोलता है कि अब ये तुम्हारा समय खत्म हो गया है, जिससे ग्रे देखते हुए हैरान होता है और सोचता है कि अचानक से रात कैसे हो गई और एक स्माइल देते हुए उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो व्हाइट क्रीचर अपनी शील्ड बनाकर बच जाता है, जिससे ग्रे भी हैरान होता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर आगे बोलता है कि तुम्हारे सारे अटैक इस समय पर बेकार है, तुम्हें और तुम्हारा कोशिश करना भी बेकार है, तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम कोशिश करना बंद कर दो और तारों को देखो। वहीं ग्रे कुछ देखकर हैरान होता है। वहीं वो देखता है कि उसकी तरफ आसमान से एक तेज रोशनी आ रही है। वहीं वो एक मीटियोर होता है जो कि आसमान से आकर डायरेक्ट ग्रे के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं उस धमाके के खत्म होने के बाद उस जगह पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस जगह पर हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पूरे तरीके से मार कर राख में बदल दूं तो तुम फिर से रिवाइव नहीं हो पाओगे। तभी वहां पर एक लाइट इकट्ठा होने लगती है, जिससे वो व्हाइट क्रीचर हैरान होता है। वहीं वो लाइट एक घड़ी में बदल जाती है। तभी वो मिस्टीरियस व्यक्ति की आवाज आती है और वो बोलता है कि तुमने ज्यादा अमाउंट में ग्रेट पावर को गैदर कर लिया है, तो इतना काफी होगा तुम्हें वापस लाने के लिए। वही वो व्हाइट क्रिएचर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति का नाम चरनोस बोलते हुए जोर से चिल्लाता है। वही चरनोस बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो, और वो बोलता है कि ग्रे मेरी पावर का यूज कर रहा है और वो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ में वापस भेज रहा हूँ, जिससे वो व्हाइट क्रिएचर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि चरनोस तुम कमीने। वही वो चरनोस ग्रे को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ और मैं इस वर्ल्ड की किस्मत को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है और वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है कि ये मेरा होम टाउन रेंडो विलेज है, और आगे बोलता है कि इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो 15 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद उसे चुरोनोस की बात याद आती है जहाँ वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ में वापस भेज रहा हूँ। जिसे याद करते हुए ग्रे काफी हैरान होता है। तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि इस समय पर मुझे काफी सारे लोग परेशान किया करते हैं, जो कि दूसरी बाकी सारी स्टोरीज की तरह भी इस स्टोरी में भी ग्रे को काफी सारे लोग परेशान करते हैं। और वो आगे बोलता है कि मैं उन सभी से हमेशा खुद को मार खाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी स्ट्रोंग है और मैं उन्हें हरा भी नहीं सकता हूँ। वही वो बोलता है कि उस व्हाइट क्रिएचर को हराना सिर्फ एक सपना था, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जब मैं थोड़ा स्ट्रोंग बन जाऊंगा तो मैं उन सभी लोगों का सामना कर लूंगा जो कि मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि मैं अभी खुद को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी उसके सामने बिल्डर्ड और उसके सभी साथी आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करते हैं। वही बिल्डर्ड ग्रे से बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुमने मुझे काफी मुसीबत में फंसा दिया था। तभी बिल्डर के सामने अपनी शॉर्ट को फेंकते हुए बोलता है कि इसे उठाओ और मेरे साथ एक मॉक बैटल करो। जिसे ग्रे बोलता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरा हाथ अभी इंजर्ड है, तो मैं अभी मॉक बैटल में हिस्सा नहीं ले सकता। जिसे बिल्डर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे बोलता है कि ये स्वॉर्ड शार्प नहीं है जिससे कि ये सेफ है। वहीं ग्रे बोलता है कि भले ही ये ब्लेड शार्प नहीं है, लेकिन ये ब्लेड एक बड़ी आयरन रोड है जिसका यूज करके किसी को भी मार सकते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिससे गुस्सा होते हुए बिल्डर बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अटैक करने के लिए तैयार होता है, और आगे बोलता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड पसंद नहीं है तो तुम बिना स्वॉर्ड के ही फाइट करो। जिससे ग्रे भी घबरा जाता है। जिसके बाद ग्रे सोचता
है कि भले ही ये एक मॉक बैटल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे परेशान करेगा। और मुझे मेरी पास्ट लाइफ में मिलिट्री डॉक्टर ने बताया था कि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इसलिए इम्प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ बचपन में एक चोट की वजह से इंजर्ड हो चुका था, और इसी की वजह से मेरी पास्ट लाइफ एक लूजर लाइफ बन गई थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में वो उसके अटैक से बचता है और हैरान होते हुए सोचता है कि बिल्डर के सभी अटैक काफी स्लो हैं। वहीं वो उसकी सभी अटैक से बच रहा होता है, जिससे बिल्डर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कमीने, मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं ग्रे आगे बोलता है कि बिल्डर स्लो नहीं है, बल्कि मैं काफी फास्ट हो चुका हूँ। वहीं बिल्डर के सभी साथी काफी हैरान होते हैं। वहीं ग्रे उस शॉट को उठाते हुए सोचता है कि भले ही मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से मैं इसका यूज कर सकूं, लेकिन मेरे पास अभी भी पास्ट लाइफ की वो सभी मेमोरीज है जो सभी मैंने फाइट करके और लड़ाइयों में हिस्सा लेने की वजह से हासिल किया है। तभी बिल्डर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस अटैक से बचकर दिखाओ। तभी ग्रे अपनी शॉट को काफी तेजी से स्विंग करता है, जिससे बिल्डर काफी मुश्किल से बचता है। वहीं ग्रे सोचता है कि क्या इतना इसके लिए काफी रहेगा और मुझे ऐसे पर्सन के साथ अगेंस्ट जाना सही रहेगा, और आगे सोचता है कि ये माफी के लायक नहीं है क्योंकि ये मुझे इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद ग्रे उसके ऊपर अटैक करके उसकी शॉट को दूर कर देता है, जिससे बिल्डर परेशान होता है। वहीं ग्रे बोलता है कि तुमने अपनी शॉट इतनी आसानी से छोड़ दी और तुमने शॉट अटैक से बचने के लिए सही से ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तुमने ही मुझे सिखाया है कि जब तक शॉट शार्प नहीं है वो सेफ है, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लग जाता है जहां से ब्लड आने लगता है। और वहीं बिल्डर उस ब्लड को देखते हुए काफी जोर से चिल्लाता है। वहीं ग्रेस भी हैरान होता है कि ये शॉट तो शार्प नहीं थी, जिस फिर कैसे बिल्डर की बॉडी के ऊपर कट लग गया, और अगर ये शॉट शार्प होती तो बिल्डर अभी तक मर चुका होता। ग्रे उस शॉट को एक बैट की तरह पकड़ते हुए उसके फेस पर उससे वार करता है, जिसकी वजह से बिल्डर की नाक से खून आने लगता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। जिसके बाद जैसे ही ग्रे उसके सामने जाता है तो वहीं बिल्डर काफी घबरा रहा होता है और उसे डर रहा होता है। वहीं ग्रे उसे प्यार से देख रहा होता है। जिसके बाद बिल्डर देखता है कि उसकी शॉट से अभी भी ब्लड गिर रहा है। जिसके बाद बिल्डर अपने सभी साथियों से बोलता है कि तुम सभी वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाओ और उस ग्रे के ऊपर अटैक करो और उसे सबक सिखाओ। जिससे उसके सभी साथी बोलते हैं कि ग्रे अचानक से काफी स्ट्रांग हो गया है। तो वहीं उसका दूसरा साथी बोलता है कि हमें एक साथ ग्रे के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिससे वो सभी ग्रे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं ग्रे उनसे बोलता है कि क्या तुम सभी एक बार फिर से लड़ना चाहते हो। तभी बिल्डर अपने सभी साथियों को ग्रे को जान से मारने के लिए बोलता है। वहीं ग्रे बोलता है कि मैं तुम सभी को इग्नोर करने वाला था। इसके बाद वहां से किसी के मार खाने की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर इकट्ठा शांति से बैठे हुए होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ग्रे ने उन सभी को काफी अच्छे तरीके से मारा हो और खातिरदारी की है। वहीं ग्रे उन सभी से बोलता है कि क्या तुम सभी सारिया स्वॉर्डमैनशिप डोजो से हो ना। जिससे बिल्डर हाँ बोलता है, और उसका दूसरा साथी बोलता है कि हमें लगा कि हम काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने वहां पर जाना छोड़ दिया। जिससे ग्रे सोचता है कि ये सभी उस डोजो में काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये काफी कमजोर हैं। जिससे मुझे डोजो के ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसके काफी सारे फायदे हैं। और वो सभी को उस डोजो के अंदर लेकर जाने और अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोलता है, पर आगे बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिससे बिल्डर बोलता है कि अगर हमने मास्टर को कहा कि हम हार गए हैं तो फिर हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ क्या करेगी। इससे ग्रे अपनी अटैक से डराते हुए बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस फाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिससे डरते हुए बिल्डर वहां से काफी तेजी से भागकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उस डोजो से इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। जिसकी वजह से उसके सभी साथी उसे रोकने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें छोड़कर मत जाओ, और वो सभी उस रेंडो विलेज में आ जाते हैं। वहीं बिल्डर ग्रे से पूछता है कि तुम डोजो क्यों जाना चाहते हो। इसे ग्रे बोलता है कि अकेडमी में डोजो रिकमेंडेशन के लिए एक स्लॉट की जगह होती है। जिससे बिल्डर बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। जिससे ग्रे बोलता है कि इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। वहीं ग्रे के बाजू में खड़ा बिल्डर का साथी बोलता है कि तुम तो पहले से ही काफी स्ट्रांग हो, तो फिर तुम अकेडमी क्यों जाना चाहते हो। जिससे ग्रे बोलता है कि मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, और अपने मन में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ में उस व्हाइट क्रिएचर के सामने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी नहीं टिक पाए, और मैंने उस पावर का यूज किया, लेकिन फिर भी इसके बाद वो व्हाइट क्रिएचर सीरियस हो गया तो मैं उसे सिंगल स्क्रैच भी नहीं दे पाया, और मुझे नहीं पता कि उसे हराने के लिए मुझे कितना स्ट्रांग होना होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता और उसके लिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि उस समय पर जब मैंने उस डार्क पावर का 1 सेकंड के लिए कंट्रोल किया था, तो उस समय मैंने किसी पर फोकस किया था और वो स्वॉर्डमैनशिप मुझे स्वॉर्ड सेंट ने सिखाई थी और उसकी ट्रेनिंग के लिए मैंने काफी समय नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं उस बैटल के रिजल्ट को बदल सकता था या उसका रिजल्ट कुछ और होता और शायद चुरनोस ने मुझे इसी के लिए अपनी पास्ट लाइफ में वापस भेजा है और एक मौका दिया है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बिल्डर और उसके सभी साथियों से बोलती है कि तुम सभी को जो मैंने स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी, तुम उन सभी का यूज सिविलियंस के ऊपर और उन्हें परेशान करने के लिए कर रहे हो और लास्ट में तुम्हें ही किसी ने हरा दिया। जिसके बाद हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम श्रेया है और वो इस डोजो की इंस्ट्रक्टर है। वहीं वो बिल्डर बोलता है कि हम उस पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो तो हमारी एक मॉक बैटल थी। तभी श्रेया उसे अपनी स्वॉर्ड से मारती है, जिसकी वजह से बिल्डर दीवार से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से उसके सभी दोस्त काफी घबरा जाते हैं। वहीं श्रेया बोलती है कि तुम सभी को बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी के साथ फाइट करो और बोलो कि तुमने मॉक बैटल, और अगर तुम ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करते हो जो कि वेपन का भी यूज नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा है तो जो कुछ भी अभी हुआ वो भी एक नॉर्मल फाइट है। और उसकी आंखों के पास अपनी शॉट को ले जाते हुए बोलती है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना, और तुम इस डोजो का खुद को स्टूडेंट भी नहीं बता सकते। जिससे वो सभी यस मैम बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं सारिया बैठते हुए ग्रे से बोलती है कि मुझे माफ करना और आगे बोलती है कि मेरे फॉर्मर स्टूडेंट ने तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ दी है, जिसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिससे ग्रे बोलता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, जिससे श्रेया उसे थैंक यू बोलती है और आगे बोलती है कि मैंने सुना है कि एकेडमी में तुम्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर करवाना है। जिसे ग्रे हाँ बोलता है। इसके बाद सरिया एक वुडन शॉट को लेते हुए बोलती है कि बिल्डर और उसके सभी साथियों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी एबिलिटी को कंफर्म करना होगा और मुझे दिखाना होगा कि तुम उसके लिए वर्दी हो। जिसे ग्रे तैयार हो जाता है। वहीं सरिया ग्रे को पहले अटैक करने के लिए बोलती है, जिससे ग्रे काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं सरिया सोचती है कि ग्रे की स्वॉर्डमैनशिप उसकी एज से काफी ज्यादा अच्छी है और ऐसा लगता है कि उसने काफी सारी बैटल्स में हिस्सा लिया है और काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ग्रे मास्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके तभी ग्रे उसकी वुडन स्वॉर्ड को मारकर पीछे कर देता है, जिससे श्रेया सोचती है कि बिल्डर और दूसरा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और ये सब ग्रे ने खुद ही सीखा और इसका हर एक अटैक ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अकेडमी से ट्रेनिंग ली हो और क्या ये सब किसी ने उसे सिखाया है। और ग्रे काफी टैलेंटेड है और ये एक हीरे के समान है और अब इस डुएल को खत्म करने का समय हो गया है। जिसके बाद सारिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है, तो वहीं ग्रे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद वो दोनों अपना अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। वहीं उनकी फाइट पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लगने लगती है, जिससे सारिया सोचती है कि ये काफी खतरनाक है और मैंने अभी तक इतनी कोशिश की फिर भी अभी तक ग्रे हारा नहीं है और मैं तो बस ग्रे की स्किल को टेस्ट करना चाहती थी, फिर क्यों मैं इस डुएल में अपना सब कुछ देने रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ। तभी सारिया को ग्रे से डर लगने लगता है और वो बोलती है कि मैं उस बच्चे से इतना क्यों डर रही हूँ। वहीं ग्रे अपने पूरी पावर का यूज करते हुए अपने किलिंग इंटेंट के साथ उसके ऊपर डायरेक्ट स्लैश अटैक करता है, जिसे टकराते हुए सारिया पीछे खिसक जाती है और बोलती है ये तो सिर्फ एक वाइल्ड स्विंग है ना, और तुमने अपनी वीकनेस को दिखा दिया। जिसे सारिया उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अब ये खत्म हुआ। वहीं वो कुछ देखकर हैरान होती है और देखती है कि उसकी वुडन शॉट टूट चुकी है और वो जाकर पीछे गिरती है। वहीं उसमें ब्लैक कलर की एनर्जी भी लगी हुई होती है। तभी ग्रे हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही एक एहसास है और क्या वो पावर अभी भी मेरे पास है। तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसके बाद वो घुटनों पर आ जाता है। जिसे सारिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं ग्रे सोचता है कि मेरी बॉडी अभी इस पावर को हैंडल करने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे खड़े होने में, जिसके बाद मुश्किल से खड़े होते हुए बोलता है कि मैं अभी इसे ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इस पावर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और क्या मुझे इस पावर के बारे में सारिया को बता
देना चाहिए। वहीं सारिया उसे कंटिन्यूअसली देख रही होती है, जिससे ग्रे आगे सोचता है कि मुझे उसे कुछ भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे कुछ भी बताऊंगा तो भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी और मैं इस पावर को कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। और ग्रे हंसते हुए बोलता है कि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। वहीं सारिया परेशान होते हुए सोचती है कि ग्रे ने बिना किसी दिक्कत के डुएल में मेरी शॉट को कट कर दिया और मुझे पता है कि वो भी इस बात को जानता है। वहीं ग्रे अभी भी परेशान होते हुए बोलता है कि क्या कुछ गलत है और सोचता है कि क्या वो इसके बारे में मुझसे पूछेगी। वहीं सारिया वहां से जाते हुए बोलती है कि तुमने अकेडमी जाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जिसे ग्रे हाँ बोलता है और बोलता है कि क्या आप मुझे वो दे सकती हैं, जिसे सारिया भी हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि मैं तुम्हें किंगडम की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन लेटर दे सकती हूँ और वो रॉयल अकेडमी ऑफ स्वॉर्डमैनशिप है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर नहीं दूंगी क्योंकि तुम इस जगह के लिए सुटेबल नहीं हो। जिससे ग्रे निराश होते हुए सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मैं उस लास्ट समय के अलावा किसी और समय पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी सारिया बोलती है कि तुम्हें जिस जगह जाना चाहिए वो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है। इसे ग्रे भी हैरान होता है। वहीं सारिया आगे बोलती है कि वो जगह वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह है। जिसे ग्रे सोचता है कि वो तो वही जगह है जहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और उसके बाकी के सभी साथी भी थे। जिसे ग्रे बोलता है कि क्या वो अकेडमी मुझे एक्सेप्ट भी करेगी। इसे सारिया बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले ही खुद को जान लिया है और अगर तुम रॉयल अकेडमी गए तो तुम्हारी इस कमजोर बॉडी के साथ तुम्हारी स्किल भी बेकार हो जाएगी, लेकिन तुम इस कमजोर बॉडी के साथ वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में पास हो जाओगे, लेकिन तुम इतने कमजोर शरीर के साथ ऐसी स्किल कैसे यूज कर सकते हो। जिसे ग्रे भी परेशान होता है और सोचता है कि उस अकेडमी का हर एक पर्सन मॉन्स्टर है और मैं इस कमजोर बॉडी के साथ वहां पर हिस्सा नहीं ले सकता। तभी सारिया उसे बोलती है कि क्या तुम हार मान रहे हो और अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 9 महीने बाकी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए समय इनफ है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो और मैं तुम्हें उन 9 महीनों में अच्छे तरीके से तैयार कर दूंगी। जिसे ग्रे बोलता है कि मैं अब और सफर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ और प्लीज तुम मेरा इन 9 महीनों के लिए ध्यान रखना। ये 9 महीने ट्रेनिंग वाले हैं। जिसे सारिया भी खुश होती है। वहीं ग्रे उसे देखकर डर रहा होता है। तभी सारिया बोलती है कि तुम्हारा हेल्थ में स्वागत है। इसके बाद तारीखें बदलने लगती है। वहीं सारिया उसे हार्ड ट्रेनिंग करवाती है और काफी सारा खाना भी खिलाती है। इसके बाद वो काफी खतरनाक सा सूप भी पिलाती है और डे बाय डे उसकी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस भी करवाती है, जिसे 8 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद ग्रे की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है। जिसे देखते हुए सारिया बोलती है कि तुम्हारी मसल्स काफी ग्रो हो चुकी हैं और अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा सकती और तुम उधर जाने के लिए तैयार हो चुके हो। जिसे ग्रे बोलता है कि अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 1 महीना बाकी है। वहीं सारिया बोलती है कि किसी ऐसी जगह पर जाकर एग्जाम देना जिस जगह के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, ये काफी मुश्किल होगा और यही कारण है कि मैं तुम्हें उस जगह जल्दी जाने के लिए बोल रही हूँ। इसके बाद वो अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए ग्रे को देते हुए बोलती है कि इसका यूज ट्रिप में करना। जिसे ग्रे बोलता है कि वहाँ 1 महीने पहले जाना काफी जल्दी होगा और मैं इस पैसों को नहीं ले सकता, और क्या आप मुझे इस विलेज से निकालना चाहती हो। वही वो बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो। तभी ग्रे बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ नजदीकी ऑगर्स का एक नेस्ट ढूंढा गया है और इस विलेज में शायद ही कोई गार्ड होगा। जिसे सारिया भी हाँ बोलती है और हंसते हुए बोलती है कि इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसके लिए हमें रॉयल कैपिटल से मदद मिलेगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम बिना किसी दिक्कत के एग्जाम में जाना चाहिए। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि वो झूठ बोल रही है और इस विलेज को कभी भी रॉयल कैपिटल से मदद नहीं मिलने वाली है। वहीं इस विलेज को डिस्ट्रॉय होने से पहले मास्टर सारिया मारी जाएंगी और हमें बताया जाएगा कि वो मॉन्स्टर को मारने के लिए गई थी तो उन्हें ओगर्स ने मार डाला। और वो सारिया से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया और आपका शुक्रिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे सारिया भी खुश होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे पास होने के लिए प्रे करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ह्यूमन के बॉडीज के मुंह के अंदर रॉड को घुसाकर उन्हें पेड़ पर टांगा गया होता है। वहीं मास्टर सारिया पीछे से आ रही
आई होती है और वो जमीन पर खून गिरा हुआ देखती हैं, जिससे वो परेशान होती है और वो देखती हैं कि ये खून काफी आगे तक गया हुआ है। वहीं उसे देखकर लग रहा होता है कि उस रास्ते पर किसी को घसीटा गया है। तभी उन्हें आवाज आती है कि आप कहाँ जा रही हैं मास्टर। जिसे सारिया भी हैरान होते हुए पेड़ की तरफ देखती है तो उसे ग्रे दिखाई देता है और वो ग्रे से पूछती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें एकेडमी नहीं जानना है। जिसे ग्रे पेड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है कि ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर क्या कर रही हैं और आपने बताया था कि ऑगर नेस्ट की देखभाल रॉयल कैपिटल की आर्मी करने वाली है। जिसे सारिया बोलती है कि वो किसी जरूरी काम की वजह से इस जगह पर नहीं आ सकते, इसलिए मैं खुद ही उन ऑगर्स के साथ डील करने के लिए आ गई और स्क्वाड की रिपोर्ट में मुझे उनकी नेस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पता है, तो उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ और उनका बॉस एक एलिट ऑगर है और उनकी नेस्ट में कुल 14 से 15 ऑगर्स हैं। जिसे ग्रे सोचता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनकी असली पावर लीडरशिप और इंटेलिजेंसी में है। इसकी वजह से उनके साथ अकेले लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है और अगर मैंने मास्टर को अकेले जाने देता हूँ तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाएंगी और ये विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस फ्यूचर को खुद ही देखा हुआ है। जिसे ग्रे मास्टर के साथ चलने के लिए बोलता है। जिसे मास्टर बोलती है कि मैं उनके लिए अकेले ही काफी हूँ। जिसे ग्रे अलग तरीका अपनाते हुए बोलता है कि ये मेरे पास एक चांस है कि मैं रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ले सकूं और क्या मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ। जिसे मास्टर बोलती है कि ऐसा नहीं है और तुमने अपने पावर मॉक बैटल में ही दिखा दी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रियल फाइट में क्या हो सकता है। जैसे कि अचानक से ही इन सभी ओगर्स का नेस्ट इस जगह पर आ गया और ये काफी खतरनाक जॉब है, इसलिए तुम इंतजार करना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पास रियल फाइट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता। इसे ग्रे बोलता है कि क्या तुम उस जगह पर अकेले ही जाने वाली हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है। इसे मास्टर बोलती है कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास। वहीं ग्रे आगे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें बेहोश कर दूंगा और फिर उन ओगर्स के साथ अपने तरीके से फाइट करूंगा और अपनी शॉट को मास्टर की तरफ कर देता है। जिसे मास्टर हार मानते हुए बोलती है कि लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम वहां से जिंदा बचकर वापस आओगे। इससे ग्रे बोलता है कि मैं भी आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ। इससे वो दोनों उन ऑगर्स के नेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और उस नेस्ट के पास में पहुंचकर एक पत्थर के पीछे छुपकर नजर रख रहे होते हैं। वहीं मास्टर बोलती है कि उन्होंने ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाया हुआ है जहाँ से बचकर भागना काफी मुश्किल हो सकता है। जिसे ग्रे बोलता है कि इसकी वजह से हम भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएंगे, तो फिर हमें काफी केयरफुल रहना होगा। जिसे मास्टर बोलती हैं कि मुझे पता है और आगे बोलती हैं कि उनका बॉस जरूरी उन टेंट के अंदर होगा, तो फिर हमें उस बॉस के बाहर आने से पहले ही इन सभी ओगर्स के नंबर को काफी कम करना होगा। तो तुम दूसरी तरफ के ओगर्स के साथ फाइट करके एक एक करके उन्हें मार डालो और वहीं मैं दूसरी तरफ के ओगर्स को देखती हूँ। इसे ग्रे ठीक है बोलता है। तो वहीं मास्टर ग्रे को उन ओगर्स के ऊपर अटैक करने का बोलती है और खुद भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और अटैक करते हुए एक पहले ओगर्स का सर काट करके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देती हैं, जो कि उसी के दूसरे ओगर्स के सामने जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होता है। तो फिर वो अपने साथी को बताने ही वाला होता है। वहीं हम ग्रे को देखते हैं जहां उसे काफी सारे ओगर्स ने घेर कर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं ग्रे अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए हर एक ओगर्स को जान से मार रहा होता है। तो वहीं मास्टर भी ऐसा ही कर रही होती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो दोनों वहां पर मौजूद सभी ओगर्स को मार डालते हैं। जिससे मास्टर ग्रे से बोलती है कि तुमने अपनी पहली रियल फाइट में काफी अच्छा किया। जिससे ग्रे बोलता है कि मास्टर आपको अलर्ट रहना चाहिए। वहीं वो सोचता है कि ये काफी अजीब है, ये सभी काफी कमजोर थे, जिसकी वजह से मास्टर अकेले ही इनका मुकाबला कर सकती थी। तभी वो अचानक से टेंट की तरफ देखता है। वहीं उस टेंट के अंदर उन्हें फोर ओगर की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ग्रे परेशान हो जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे मास्टर बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तभी ग्रे चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर भागो। तभी ग्रे चिल्लाते हुए मास्टर को वहां से भागने का बोलता है, जिसकी बात मानते हुए मास्टर और ग्रे दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी ग्रे महसूस करता है कि वो ओगर उनके पीछे आ गया है। जिसे मास्टर बोलती है कि वो एलिट ओगर है और कितने शर्म की बात है कि वो हमारे सामने खुद ही आ गया है। जिसे ग्रे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बॉस नहीं है। तभी उन ओगर्स का बॉस जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से मास्टर अपने कान बंद कर लेती है। वहीं बाकी के सभी ओगर्स चिल्लाते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ने
जाने लगते हैं, जिसे मास्टर परेशान होते हुए बोलती हैं कि ये क्या है और ये सभी एलीट ओगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसे ग्रे बोलता है कि ये तो ओगर जनरल है। वहीं उन्हें ओगर्स ने घेर लिया होता है और उनका बॉस ओगर्स को लीड कर रहा होता है। जिससे परेशान होते हुए मास्टर बोलती है कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं अपने सामने के ओगर्स को मारती हूँ, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद मास्टर मो उस एलिट ओगर से फाइट करने के लिए चली आती है और उससे फाइट करने लगती है और अपना अटैक करते हुए उस ओगर्स की बॉडी के ऊपर कट लगा देती है, लेकिन वो तुरंत ही पूरे तरीके से हील हो जाता है। वहीं ग्रे फाइट करते हुए बोलता है कि ये ओगर जनरल के रोर की वजह से उसके सभी दूसरे ओगर्स स्ट्रेंथ और रिकवरी पावर काफी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। जिससे मास्टर बोलती है कि मैं ओगर्स को अपने सिंगल अटैक से नहीं मार पा रही हूँ। वहीं ग्रे एक ओगर्स को मारते हुए बोलता है कि मास्टर आपको मेरे पीछे के सभी ओगर्स को संभालना होगा। जिसे मास्टर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। वहीं ग्रे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस ओगर जनरल को हराना होगा। इसके बाद वो ओगर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि जब वो सभी ओगर्स मुझे घेर कर दिक्कत देने वाले थे, वहीं वो उन सभी ओगर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि मुझे अपने सामने खड़े सभी ओगर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और वो उन सभी ओगर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से उसकी शॉट जैसी उन सभी ओगर्स के वेपन के साथ टकराती है तो वो टूट जाती है। इससे ग्रे काफी हैरान होता है। वहीं वो ओगर्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्रे जंप कर कर बचता है और सोचता है कि मेरे पास पहले से ही एक और शॉट है। तभी मास्टर ग्रे को अपनी वेपन देती है, जिसे लेते हुए ग्रे उन्हें थैंक यू बोलता है। वहीं ग्रे सोचता है कि अब मेरे पास 2 शॉट हो चुकी है, लेकिन ये सभी उन ओगर्स को हराने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद वो एक शॉट को रखते हुए अपनी दूसरी शॉट से अटैक करता है और ओगर जनरल के पास जाने लगता है। तभी उस पर एक दूसरा ओगर्स अटैक करता है, जिसे बचते हुए वो उस ओगर पर अपनी शॉट से अटैक करता है और अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है और उसकी तरफ भी काफी सारे ओगर्स बढ़ रहे होते हैं। तभी ओगर जनरल जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो सभी ओगर्स की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो अपने फुल पावर में आ जाते हैं और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए कंटिन्यूसली अटैक करने लगते हैं, जिसे बचने में ग्रे को दिक्कत हो रही होती है। वहीं उसके ऊपर एक ओगर अटैक करता है, जिसे ग्रे उसके अटैक रिफ्लेक्ट करते हुए खुद से साइड कर देता है और उन सभी ओगर्स की तरफ भागने लगता है और उन सभी पर अटैक करते हुए उनके बीच में से आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने सभी ओगर्स को मार डालता है। तभी उसे दूसरा ओगर आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और तीसरा ओगर अपने वेपन का यूज करते हुए ग्रे के साथ अपने साथी ओगर्स पर भी अटैक करता है, जिससे ग्रे सोचता है कि वो मुझ पर अटैक करके मेरी शॉट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तभी उसके सामने एक और ओगर आकर उसके ऊपर अपने पंचिस से अटैक करता है, जिससे ग्रे अपनी टूटी हुई शॉट से रोकता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से उड़ते हुए पीछे चला जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। वहीं वो सोचता है कि अब ये मेरे पास लास्ट शॉट बची है और मुझे इसका ही यूज करके उन सभी ओगर्स और ओगर जनरल को मारना होगा। और मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी पछतावा किया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे जीत नहीं पाया। लेकिन इस सिचुएशन में इसके बाद वो चिल्लाते हुए मास्टर को यहाँ से भाग जाने का बोलता है और बोलता है कि उनका ध्यान मुझ पर है। इसे मास्टर मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिससे ग्रे बोलता है कि आपको भाग जाना चाहिए और मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। वही मास्टर परेशान होते हुए बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर इंजर्ड हो चुके हैं। इसे देखकर ग्रे काफी परेशान होता है और सोचता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं टाइम में पीछे अपनी पास्ट लाइफ में आया ताकि मैं उस व्हाइट क्रिएचर को हरा सकूं, लेकिन यहाँ सब खत्म होने वाला है और उसकी वो लास्ट शॉट भी टूट जाती है। जिसे निराश होते हुए सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हुए उस समय को याद करता है जिस समय पर उसे वो डार्क पावर मिली थी और उसने कैसे उस व्हाइट क्रीचर से फाइट की थी। उसे याद करते हुए और उस समय जो कुछ भी उसने महसूस किया था वो याद करने लगता है और अपनी उस डार्क पावर पर फोकस करता है और उसका यूज करते हुए अपने सामने खड़े सभी ओगर्स पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से एक नॉर्मल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारा धुआं फैल जाता है और वो सभी ओगर्स मारे जाते हैं। इसे देखते हुए मास्टर भी काफी हैरान होती है। तो वहीं ग्रे खुश होता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है। वहीं उस अटैक की वजह से वो सभी ओगर्स मर रहे होते
होते हैं, जिनमें से किसी का गला कटता है तो फिर किसी की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो ओगर जनरल भी काफी घबरा जाता है और मास्टर भी ऐसी पावर देखकर परेशान होती है और वो अपने पीछे से आते हुए अटैक को अपनी स्वॉर्ड से आराम से रोक लेती है और अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस ओगर को जान से मार देती है और बोलती है कि बिना तुम्हारे जनरल तुम सभी ओगर्स बेकार हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर मौजूद सभी ओगर्स को मार डालते हैं। वहीं ग्रे बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपकी शॉट को तोड़ दिया, जिसे मास्टर बोलती है कि कोई बात नहीं और तुमने मेरी जान बचाई है। और उस टूटी हुई शॉट को लेकर जैसे ही उस अटैक के बारे में बात करने वाली होती है तभी ग्रे को चक्कर आता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे मास्टर उसका नाम चिल्लाती है। जिसके तुरंत बाद ग्रे एक अलग ही जगह पर आ जाता है और बोलता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ आ गया। वहीं उसके सामने एक काफी बड़ा गेट आ जाता है जिसे लोहे की चेन से बांध कर रखा गया होता है। तभी उस पर ग्रे की वही डार्क एनर्जी आने लगती है, जिसे देखकर ग्रे बोलता है कि ये तो वही पावर है जिसका यूज उसने उन सभी ऑर्क्स को मारने के लिए किया था। वही वो गेट खुलने लगता है और वो डार्क पावर उसके अंदर से बाहर आने लगती है। इसे देखते हुए ग्रे हैरान होता है और जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी उसकी बॉडी के ऊपर काफी पावरफुल प्रेशर लगने लगता है, जिससे उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिसे घबराते हुए ग्रे पीछे की तरफ जंप कर उससे थोड़ा दूर आ जाता है। वहीं ग्रे काफी हाँफते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन अगर मैं इस डोर को अपनी करंट स्टेज में खोलता हूँ तो मैं जरूरी मारा जा सकता हूँ। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है और वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो खुद को बिस्तर में देखकर हैरान होता है। वहीं मास्टर उसे बुलाते हुए बोलती हैं कि क्या तुम उठ गए। वहीं ग्रे उठ चुका होता है लेकिन मास्टर फिर भी उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उठ गए। वहीं ग्रे बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, जिसके बाद मास्टर बोलती हैं कि हम इस समय विलेज की इन्फॉर्मरी में हैं और तुम 5 दिनों से अनकॉन्शियस थे और मुझे लगा कि तुम अब कभी फिर से जागने वाले नहीं हो। वहीं ग्रे बोलता है कि मैंने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पुश कर दिया कि मैं 5 दिनों तक सोता रहा। वहीं मास्टर बोलती हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है और क्या तुम चल सकते हो, जिसे ग्रे बोलता है कि मैं ट्राई करके दिखता हूँ। वहीं ग्रे जैसे ही अपने राइट हाथ में अपनी पावर का यूज करता है तो उसका हाथ कांपने लगता है और ग्रे सोचता है कि मैं अपने हाथ में अपनी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और आगे सोचता है कि और अगर मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ तो शायद मैं क्या कभी फ्यूचर में स्वॉर्ड को होल्ड कर सकता हूँ। वहीं मास्टर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारा हाथ सही से मूव कर रहा है, जिसे ग्रे सोचता है कि मास्टर इन ब्लैक कलर के निशान को नहीं देख सकती हैं और मास्टर से बोलता है कि मैं अपने हाथ में अपनी स्ट्रेंथ को सही से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे मास्टर बोलती हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारा हाथ पूरे तरीके से हील हो चुका है, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हाथ की हड्डियां काफी सारे टुकड़ों में टूट चुकी हैं। जिससे ग्रे बोलता है कि लेकिन मुझे तो कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। जिसे मास्टर बोलती हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे हाथ को हील करने के लिए मैजिकल पोशन का यूज किया गया है। जिसे ग्रे हैरान होते हुए बोलता है कि मैजिकल पोशन तो काफी महंगे होते हैं। जिसे मास्टर बोलती हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें विलेज चीफ ने दिया है। जिसे ग्रे चौंकते हुए बोलता है कि विलेज चीफ मेरे जैसे किसी को इतनी एक्सपेंसिव चीज कैसे दे सकते हैं। जिसे मास्टर बोलती हैं कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो और तुम इस विलेज के हीरो हो। जिसे ग्रे हैरान होता है तभी एक व्यक्ति उसका नाम चिल्लाते हुए आता है। वहीं उसे देखते हुए ग्रे बोलता है कि विलेज चीफ आपका शुक्रिया इस मैजिकल पोशन के लिए। जिसे विलेज चीफ बोलते हैं कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा होना चाहिए क्योंकि हमने जिस ओगर जनरल के बारे में बता रहे थे वो वही था और वो इस विलेज को चारों तरफ से घेर कर विलेज को टारगेट करना चाहता था और अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता और विलेज में मौजूद हर एक चीज और हर एक विलेजर को मार डालते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसे ग्रे बोलता है कि अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जिससे विलेज चीफ बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहीं ग्रे उनकी बातें सुनकर सोचता है कि विलेज चीफ सही बोल रहे हैं और मेरी पास्ट लाइफ में इन सभी ओगर्स ने विलेज पर अटैक करके इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी विलेज चीफ बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम वर्ल्ड यूनियन अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हो। जो याद आते ही ग्रे परेशान होते हुए सोचता है कि
कि मैं उस समय ओगर्स को मारने के लिए एग्जाम में जाने वाला था जब एक हफ्ता बाकी था और मैं 5 दिनों से सो रहा था, जिसका मतलब है कि बस अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और यहाँ इस विलेज से वर्ल्ड यूनियन अकेडमी तक जाने के लिए 3 दिन का पैदल रास्ता है। लेकिन मैं घोड़े का यूज कर एक दिन में वहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। जिसके बाद ग्रे विलेज चीफ से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या मैं घोड़े उधार पर दे सकते हैं। इसे विलेज चीफ वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि हमें पता था कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने विलेज के सबसे बेस्ट घोड़ों को तैयार करके रखा है, जिसका यूज करके आप जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं मास्टर ग्रे से बोलती है कि अगर तुम आज नहीं जागते तो हम तुम्हें वहाँ पर सोते हुए ही ले जाते हैं। इसके बाद ग्रे जैसे ही उस कमरे के डोर को खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो बाहर से काफी तेज रोशनी आती है। वहीं वो जैसे ही बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें और सभी विलेजर वहाँ पर मौजूद। हर कोई व्यक्ति ग्रे को अलविदा करने आया होता है और हर कोई उसे उन सभी ओगर्स से बचाने के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और आगे बोलते हैं कि तुम जरूर इस एग्जाम में पास हो जाओगे। वहीं उस विलेज की लड़कियां भी ग्रे को उन सभी को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वहीं एक व्यक्ति ग्रे के पास आते हुए उससे बोलता है कि तुम इसे ले लो। वहीं ग्रे उसे लेते हुए बोलता है कि ये क्या है। वहीं वो विलेजर बोलता है कि हमने सुना है कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में अप्लाई करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होती है और इसलिए इस विलेज के हर एक विलेजर ने तुम्हारे लिए इसे तैयार किया है। जिससे ग्रे हैरान होते हुए बोलता है कि विलेजर्स ने और उन सभी को इसके लिए थैंक यू बोलता है और आगे बोलता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरा इस विलेज में वापिस आना काफी मुश्किल हो सकता है। जिसे मास्टर बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में एग्जाम देने वाले में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ओगर जनरल को हराया हो। जिसे ग्रे बोलता है कि लेकिन मेरा राइट हाथ। तभी मास्टर बोलती हैं कि क्या तुम्हारा बायां हाथ सही है। जिसे चेक करते हुए ग्रे हाँ बोलता है। जिसे मास्टर बोलती हैं कि इतना उन सभी लोगों के लिए काफी है और तुम अपनी उस पावर का यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसे ग्रे बोलता है कि शायद एंट्रेंस एग्जाम काफी कठिन होगा तो मैं सिर्फ अपने एक हाथ से उसे कैसे पास कर पाऊंगा। इसकी वजह से मास्टर बोलती हैं कि अकेडमी के एग्जामिनर इतने भी अंधे नहीं है कि वो तुम्हारी एबिलिटी को देख नहीं पाएंगे और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम इस एग्जाम में पास हो जाओगे। जिसके बाद ग्रे वहाँ से जाते हुए विलेज की तरफ देखकर सोचता है कि ये विलेज मेरी प्रीवियस लाइफ में डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ये विलेज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है और मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है इस पावर की मदद से। जिसके बाद ग्रे उस अकेडमी के पास पहुंचकर उन सभी को थैंक यू बोलता है कि उनकी मदद से वो यहाँ पर समय से पहुंच सका। जिसके बाद वो अपने सामने देखता है तो उसे वहाँ पर वर्ल्ड यूनियन अकेडमी दिखाई देती है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और ग्रे अकेडमी गेट की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हम एरिना को देखते हैं। वहीं उस एरिना के अंदर उन सभी को एक व्यक्ति बोलता है कि जब तक कि हम सभी को एग्जाम टिकट दे नहीं देते तब तक हर कोई इसी जगह पर इकट्ठा रहेगा। वहीं उनके बीच में ग्रे भी खड़ा होता है। वो अपने आसपास लोगों की बातें सुनता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग एग्जाम देने आए हैं, लेकिन इनमें से बस 20 लोग ही पास हो पाएंगे। वहीं एक व्यक्ति दूसरे से बोलता है कि हर साल यहाँ पर कैंडिडेट को एक्सेप्ट करने के नंबर बदलते रहते हैं, जैसा कि इससे पहले 5 लोगों को एक्सेप्ट किया गया था और हर साल एग्जाम में पास होने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती जा रही है। तभी उन सभी के सामने प्रोफेसर एरियल आते हुए उन सभी से बोलता है कि मैं एग्जाम टिकट सभी में बांटने जा रहा हूँ और तुम सभी अपने सामने मौजूद पेपर्स को ले लो। और वो अपने हाथ से चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से गोल्डन कलर की मैजिकल पावर उस पूरी जगह को घेर लेती है और पूरे ग्राउंड में फैल जाती है और सभी के पास एक पेपर आ जाता है। वहीं ग्रे अपने पेपर में देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि नंबर 513 और फेंसिंग कोर्स यानी कि शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स मिला हुआ होता है ग्रे को। वहीं प्रोफेसर एरिल बोलते हैं कि इस पेपर में आपका नंबर और आपको कौन सा कोर्स लेना है, क्या सीखना है वो लिखा हुआ है और आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हर साल होता है।
है और वर्ल्ड यूनियन अकेडमी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की या फिर उसकी एज कुछ भी हो या फिर वो किसी भी नोबल या नेशनल स्टेटस वाला हो, सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। और आप सभी का नाम क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो कोई भी इस एग्जाम को कंप्लीट करता है और इस ब्रिज को क्रॉस करता है उससे ही उसका नाम पूछा जाएगा। वहीं ग्रे हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड को मास्टर के पास उसी विलेज में छोड़ दिया है और मैं फेंसिंग कोर्स में हूँ। वहीं वो प्रोफेसर आगे बोलता है कि मैंने इस एग्जाम को आप सभी के हिसाब से ही तैयार किया है और अगर मैं गलत हूँ तो तुम में से कोई भी अपना हाथ उठा सकता है। वहीं प्रोफेसर के डर की वजह से कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है और वो सभी लोग आपस में बात करते हैं कि उन्होंने हमें देखकर ही हमारे कोर्स को चुन लिया, क्या वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। और वो सभी उसी जगह पर खड़े रहते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी को भी गलत पेपर या गलत कोर्स नहीं मिला है। जिसके बाद वो सभी को अपना एग्जाम टिकट चेक करने का बोलते हैं। वहीं ग्रे देखता है कि उसका नंबर 513 है और उसका फेंसिंग कोर्स पहले दिन ही 11 बजे होने वाला है। जिससे ग्रे सोचता है कि मेरा कोर्स पहले ही दिन होने वाला है और अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मेरा हाथ पूरे तरीके से हील हो जाता। वहीं प्रोफेसर एरिल उन सभी से बोलते हैं कि पहली एग्जाम 1 स्वॉर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम है और अगर कोई लेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो सभी टाइम पर आना और टाइम का ध्यान रखना। और हम इस शेड्यूल में किसी के पर्सनल रिक्वेस्ट को भी नहीं सुनते हैं। वहीं ग्रे अपने हाथ को पकड़ते हुए सोचता है कि मैं अभी भी अपने हाथ में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मुझे कल सुबह तक का टाइम मिलता तो मेरे लिए काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे मुझे काफी मदद मिल जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ ग्रे सोचता है कि मेरा हाथ अभी भी पूरे तरीके से हील नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मुझे ऐसी ही हालत में एग्जाम को देना होगा। वहीं उसके सामने खड़ा व्यक्ति उससे बोलता है कि अगली एग्जाम तुम्हारी है तो तुम्हें एरिना के गेट पर इंतजार करना चाहिए। जिससे ग्रे ओके बोलता है और सोचता है कि अब मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और मेरे लेफ्ट हाथ पूरे तरीके से काम कर रहा है और मैं इसका यूज एक लिमिट तक कर सकता हूँ और जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है इसका यूज मुझे दूसरे लोगों की फाइट को देखकर उसमें ओपनिंग को ढूंढना चाहिए। वहीं वो 2 लोगों की फाइट देखता है, जहाँ एक कैंडिडेट फाइट करने वाला होता है। वहीं उसके सामने खड़ा इंस्ट्रक्टर उसे अपना फर्स्ट मूव करने के लिए बोलता है, जिससे वो वहां से भागते हुए जाकर उस इंस्ट्रक्टर पर अपनी शॉट से अटैक करता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर बच जाता है और उसकी शॉट उस जमीन से जाकर लगती है, जिससे उस जगह की जमीन टूट जाती है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी शॉट का यूज करते हुए साइड से अटैक करता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेता है। वहीं वो अपने अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक होता हुआ देखकर वो काफी हैरान होता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उसे पीछे धकेलते हुए उस पर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। जिसके बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि आपका एग्जाम खत्म हुआ और आप अपनी शॉट को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। वहीं ग्रे मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैं तो खत्म हो गया। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर ग्रे का नंबर 513 बोलता है। जिसके बाद वहां पर आते हुए सोचता है कि वो सभी मुझे ऐसे व्यक्ति से फाइट करवा रहे हैं जिसने अपनी एक ही अटैक से अपने सामने खड़े व्यक्ति को हरा दिया। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर ग्रे को भी अपना पहला अटैक करने का बोलता है। जिससे ग्रे सोचता है कि भले ही मेरे पास इस फाइट को जीतने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और उस इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ते हुए मास्टर सारिया की बात याद करता है, जहाँ वो बोलती हैं कि तुम अपनी पावर को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करके उसका यूज करके अपने पूरे हाथ को स्विंग करके अटैक कर सकते हो। जिसे याद करते हुए ग्रे अपने मन में सोचता है कि यही आपने मुझे सिखाया था मास्टर। भले ही मैं अपनी राइट आर्म में पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ मसल्स का यूज करके अटैक कर सकता हूँ। और वो अपनी शॉट को स्विंग करता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर डॉज करता है। और ग्रे आगे सोचता है कि फिर भी मैं अपनी बॉडी का यूज करके अटैक किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले की तरह लड़ सकता हूँ। और अगर मैं इतना ही आसान होता तो मैं इतनी मेहनत अपनी बॉडी को ट्रेन करने में नहीं लगाता। जिसके बाद जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर अपनी शॉट से अटैक करता है तो ग्रे उसकी शॉट को मूव करते हुए आराम से देख पाता है और सोचता है कि इंस्ट्रक्टर की शॉट काफी स्लो है। जिससे ग्रे अपनी शॉट का यूज करके उसके अटैक से बच
जाता है और सोचता है कि ये काफी पावरफुल है, लेकिन इनकी स्पीड और टेक्निक मास्टर के बराबर नहीं है और मैं इनकी स्वॉर्डमैनशिप को पढ़ सकता हूँ और मैं शायद अपने हाथ की पावर को मेंटेन करके मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। जिसके बाद ग्रे उस इंस्ट्रक्टर पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है, जिससे हर अटैक से बचने में उस इंस्ट्रक्टर को काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं ग्रे याद करता है कि मास्टर ने उसे बताया था कि वो डेफिनेटली इस एग्जाम में पास हो जाएगा। इसके बाद ग्रे अपना अटैक करते हुए उस इंस्ट्रक्टर की स्वॉर्ड को पीछे धकेल देता है और सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर ग्रे के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे ग्रे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसके अटैक को रोककर खुद अटैक करने लगता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर अपनी स्वॉर्ड से बच रहा होता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके ग्रे को पीछे धकेल देता है, जिससे ग्रे थोड़ा परेशान लगता है। वहीं इंस्ट्रक्टर उस पर अटैक करता है। वहीं ग्रे उसके अटैक पैटर्न को समझते हुए मुस्कुराता है और अपने पैरों पर प्रेशर डालते हुए अपनी स्पीड का यूज करके उसके पीछे चला जाता है, जिससे वो इंस्ट्रक्टर काफी परेशान हो जाता है। वहीं ग्रे सोचता है कि भले ही कोई भी कितना पावरफुल हो या फिर उसकी स्ट्रेंथ में कितना ही बड़ा डिफरेंस हो, लेकिन उसके पीछे से अटैक करके उसे हरा सकते हैं और उस पर अटैक करता है। तभी उस फाइट को कोई रोक देता है। वहीं ग्रे की स्वॉर्ड उसके काफी पास पहुंचकर रुक चुकी होती है। वहीं ग्रे ऊपर की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस फाइट को काफी जल्दी रुकवा दिया गया है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति ऊपर से उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एग्जाम का टाइम लिमिट खत्म हुआ और तुम्हारा रिजल्ट ये है कि ये फाइट ड्रॉ हुई है। जिससे ग्रे निराश होता है और अपनी स्वॉर्ड को अपने कांपते हुए हाथ से पकड़कर वहां से जाते हुए सोचता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है, लेकिन मैं अगर उसे जीत नहीं सकता तो मेरे लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी और मेरा हाथ पूरे तरीके से अगले साल हील हो जाएगा, तो मैं इस एग्जाम में दोबारा से हिस्सा ले सकता हूँ। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का समय वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के मीटिंग रूम 53 को दिखाया जाता है, जहाँ 6 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो। वहीं उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि आप सभी कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं। जिससे दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काफी थक गया हूँ। वहीं उसके बाजू में बैठा व्यक्ति बोलता है कि सभी कैंडिडेट की एक साथ एग्जाम लेना ये काफी मुश्किल है, तो हमें आने वाले नेक्स्ट ईयर से इस काम को आपस में बांट लेना चाहिए। जिससे एक और व्यक्ति बोलता है कि हम अपने काम को आसान बनाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं एक और बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में तुम्हारे थॉट्स पूछे हैं, ना कि तुमसे एग्जाम सिस्टम के बारे में। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करते हुए स्वॉर्डमैनशिप कोर्स के सभी फाइट को दिखाने लगता है। वहीं दूसरे व्यक्ति भी उस फाइट को देखते हुए बोलते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन पास हुआ है और जो कोई भी स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्टर को हरा दिया है वो जरूरी पास हो गए होंगे और बाकी का समय बस 15 मिनट में उनकी क्वालिटी और स्वॉर्ड टेक्निक को देखा जाता है। और आप सभी स्वॉर्डमैन कोर्स के इंस्ट्रक्टर क्या सोचते हैं। वहीं वो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि फाइट को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट का नंबर 217 है और 753 जैसे कैंडिडेट को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। और अगर ये सभी के अलावा बाकी के और भी लोग इसमें शामिल हो जाएं तो क्लास में इन सभी को एक साथ नहीं रख पाएंगे। जिससे उसके बाजू में बैठा व्यक्ति बोलता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। और क्या कोई और कुछ सोचता है इस विषय पर, जिसे कोई और कुछ भी नहीं बोलता हूँ। वहीं वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होते हुए बोलता है कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए हैं स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में, तभी प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि कैंडिडेट नंबर 513 के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं। जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति और बाकी के सभी प्रोफेसर उनकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं प्रोफेसर एरियल दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं कि आप सभी कैंडिडेट नंबर 513 के बारे में क्या सोचते हैं। जिसकी वजह से वहां पर मौजूद हर प्रोफेसर ग्रे की फाइट को देखने लगता है। वहीं उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि ग्रे की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएगा, लेकिन अगर उसे इंस्ट्रक्टर को हराने के लिए ट्रैप तैयार करना पड़ता है तो उसे आगे जाकर काफी मुश्किल हो सकती है। वहीं दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि उसकी टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर पावर की काफी कमी है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो फाइट की स्टार्ट से लेकर एंड तक वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। जिससे वो बोलता है कि ये सही नहीं है और बाकी के सभी भी अपनी राय बताते हैं। लेकिन वहीं प्रोफेसर
एरियल बोलती हैं कि काफी सारे लोगों ने इस फाइट को देखा लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर मौजूद हर कोई व्यक्ति अंधा है कि वो इसे नहीं देख सकता, और अगर ऐसा है तो सभी कैंडिडेट की एक साथ एग्जाम लेना ये बेकार है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ ग्रे अपने पेपर को देखते हुए सोचता है कि जो सभी कैंडिडेट इस कोर्स में पास हो गए हैं उन सभी के नाम अनाउंस कर दिया गया है और वो सभी स्टूडेंट टोटल 6 लोग हैं जो इस एग्जाम में पास हुए हैं। वहीं वो कुछ देखकर हैरान होता है। वहीं पर कैंडिडेट नंबर 5, 217 और 432 और 615 और 753 के साथ ही 925 का पेपर में आग लग जाती है जिससे कि वो जलने लगता है और वो सभी वही 6 कैंडिडेट होते हैं जो कि स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में एक्सेप्ट कर लिए गए होते हैं। इससे ग्रे काफी निराश होता है। तभी उन्हें आवाज आती है कि जो सभी कैंडिडेट इस कोर्स में पास हो गए हैं वो सभी ब्रिज को क्रॉस करके अपना एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करे आज के दिन को खत्म होने से पहले। वहीं जो सभी स्टूडेंट पास हो गए होते हैं वो काफी खुश होते हैं। वहीं ग्रे सोचता है कि मैं शायद फेल हो गया हूँ। जिसके बाद में एक और आवाज आती है कि द डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन कैंडिडेट नंबर 513। तभी ग्रे का पेपर भी ब्लू फायर के साथ जलने लगता है जिसकी वजह से वहां पर मौजूद हर कोई कैंडिडेट और व्यक्ति ग्रे की तरफ देखने लगता है। वहीं ग्रे सोचता है कि मैं पास हो गया पर कैसे। वहीं दो लोग आपस में बात करते हैं कि एक डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन ऐसा लास्ट साल भी हुआ था। वहीं ग्रे सोचता है कि मैंने इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना है। वहीं दूसरा कैंडिडेट बोलता है कि द डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन के रूप में एक्सेप्ट करना मतलब एकेडमी के पीछे के गेट से इन सभी को अंदर लेना के बराबर है। वहीं उसके पीछे खड़ा दूसरा कैंडिडेट बोलता है कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी सच में काफी नीचे गिर चुका है। वहीं ग्रे उन सभी लोगों की बातें सुनकर काफी हैरान होता है। जिसके बाद वो मास्टर सारिया को याद करते हुए सोचता है कि क्या ये सब मास्टर की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। वहीं उन दोनों कैंडिडेट के पीछे से एक और बूढ़ा व्यक्ति आते हुए बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि द डिवाइन आई एडमिशन ये एक स्पेशल और ऑनरेबल कैटेगरी है जो कि हीरोज को तैयार करती है और ये 100 साल में सिर्फ एक बार होती है। जिससे वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि गीजर्स को द डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन काफी पसंद है और उसके बाजू खड़ा कैंडिडेट बोलता है कि क्या वो उस समय काफी इम्प्रेसिव नहीं थे और आज और अभी जल्दी में ही पास हुए द डिवाइन आई कैंडिडेट में से वेथ और बेला अल्ब्रिथ और लेका मूलर और जेकब ब्लूमफेल्ड वो सभी पूरे तरीके से फेल रहे हैं और इसके बारे में हर कोई जानता है। वहीं ग्रे याद करता है कि ये सभी वही लोग हैं जो लिक्विडेटर के साथ फाइट में उसके अगेंस्ट में मेन फोर्स के रूप में थे और उनके साथ में मेरा भी नाम होगा। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रे को अकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है जिसके बाद में अनाउंस किया जाता है कि 30 मिनट के अंदर अकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी तो सभी न्यू स्टूडेंट अकेडमी यूनिफॉर्म को पहन कर तैयार हो जाएं और वो सभी असेंबली हॉल के सामने मौजूद प्लाजा में जाकर बैठ जाएं। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो सभी तैयार होकर उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहीं उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि हाँ हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तभी उनके पीछे से इंस्ट्रक्टर देरी से आने के लिए उन सभी स्टूडेंट से माफी मांगता है और उन सभी से बोलता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें इस जगह पर तैयारी करने में थोड़ी सी देरी हो गई। जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद 2 स्टूडेंट से बोलता है कि क्या तुम थोड़ा सा पीछे खिसक सकते हो जिससे कि मैं यहाँ पर तैयारी कर सकूं। जिसकी वजह से वो दोनों स्टूडेंट उस जगह से थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब ये सही है। वहीं बाकी के स्टूडेंट उसे देखकर हैरान होते हैं कि वो इस जगह पर क्या कर रहा है। वहीं वो इंस्ट्रक्टर अपना हाथ जमीन पर रखते हुए अपने मैजिक का यूज करते हुए एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल बना लेता है जिसके अंदर से काफी बड़ी बिल्डिंग बाहर निकलने लगती है और वो एक स्टेडियम को तैयार कर देता है जिसे देखते हुए सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हमें एरिना को दिखाया जाता है जो कि बनकर तैयार हो चुका होता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उन सभी स्टूडेंट से देरी करने के लिए फिर से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम सभी अंदर जाकर आराम से बैठ सकते हो। जिससे वो सभी स्टूडेंट
स्टूडेंट ओके बोलते हुए उस एरिना के अंदर जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था। तो वहीं उसके आगे चल रहा दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि वो इतनी बड़ी जगह पर इसका यूज कैसे कर सकते हैं। वहीं हम ग्रे को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठते हुए सोचता है कि वो ऐसी जगह पर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ से कि स्कूल बिल्डिंग को देखा जा सके और ये टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करने का काफी अनोखा तरीका है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तो फिर ये है वर्ल्ड यूनियन अकेडमी की पावर। जिसके बाद ग्रे अपने सामने बैठे स्टूडेंट की तरफ देखता है तो वहीं उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी चेयर्स क्यों हैं, जिसकी वजह से दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। जिससे कि वो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे शॉर्ट चलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, ना ही मुझे कुछ पता है। इसकी वजह से दूसरा स्टूडेंट उसे बताते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी चेयर्स इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद वो एक तरफ इशारा करते हुए उसे कुछ दिखाता है। वहीं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी एयरशिप और फ्लाइंग बीस उस जगह पर उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। वहीं हम ग्रे को देखते हैं जो सोचता है कि ये तो मैजिक शिप है और मैं अपनी पास्ट लाइफ में इस शिप के अंदर बैठ चुका हूँ जब मैं एक लिक्विडेटर के अगेंस्ट में सबजुगेशन स्क्वाड में था। और वो सभी बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शिप है और ये सभी इस एंट्रेंसरी में इसका यूज कर रहे हैं। जिसके बाद वो एयरशिप्स उस जगह पर लैंड करती है जिसके अंदर से वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के सीनियर स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर इस एंट्रेंस सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हेडमास्टर अपनी स्पीच को देते देते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सभी सभी प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट उनकी स्पीच को कंप्लीट करने के लिए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वहीं ग्रे उस जगह पर बैठे हुए काफी बोर हो रहा होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि इस स्वॉर्डमैनशिप कोर्स का सबसे बेस्ट स्टूडेंट लियोनार्ड प्लीज इस जगह पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ। वहीं लियोनार्ड अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखते हुए सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि इसने एंट्रेंस सेरेमनी में एक ही अटैक से अपने सामने खड़े इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। जिसके बाद वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उन सभी प्रोफेसर को ग्रीट करता है, जिससे के बाद हमें उसका पूरा नाम लियोनार्ड टेपिस बताया जाता है। जिसके बाद लियोनार्ड प्रोफेसर से फ्रीली बोलने के लिए परमिशन मांगता है, जिससे कि प्रोफेसर उसे परमिशन दे देते हैं। जिसकी वजह से लियोन उन्हें थैंक यू बोलता है और अपनी बात को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं अकेडमी से एक कंप्लेन करना चाहता हूँ और आगे बोलता है कि जिन सभी ने प्रॉपर तरीके से अकेडमी में एडमिशन लिया है, जिससे मैं मानता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट के साथ एकेडमी में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसी वजह से हम इस एकेडमी में ग्रेजुएट होकर के इस वर्ल्ड की मदद कर सकें और अपना योगदान दे सकें, जिसके लिए हमें काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब हम सभी ऐसे लेवल को हासिल कर लेंगे जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के स्टूडेंट के रूप में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हमारे बीच कोई ऐसा है जो कि यहाँ रहने के लायक नहीं है। और क्या ये सही है? प्रोफेसर एरियल डिवाइन है। जिससे प्रोफेसर एरियल उसकी बात का आंसर करते हुए बोलती हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया है, लेकिन वो सभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बाहर निकालना ये सही विचार नहीं है और तुम मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो। जिससे लियोन सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं उन सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इस एग्जाम को प्रॉपर तरीके से देकर इस एकेडमी में आए हैं। मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आपने डिवाइन एडमिशन देकर इस एकेडमी में शामिल किया है, जो कि पीछे के दरवाजे से एकेडमी के अंदर आया है। और उस स्पेशल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट तुम अपने बारे में हम सभी को बताओ और तुम अपनी यूनिफॉर्म को वापस करके इस एकेडमी से बाहर चले जाओ। जिसकी बातें सुनकर वहीं पर मौजूद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी इससे कोई दुश्मनी है और सोचता है कि अच्छी बात है कि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है। अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा। वहीं प्रोफेसर एरियल उससे बोलती हैं कि इस साल के स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी जिंदा है। वहीं लियोन बोलता है कि प्रोफेसर मैं इस बात को लेकर काफी सीरियस हूँ और ऐसे स्टूडेंट को पीछे के दरवाजे से अकेडमी में लेना बंद कर दीजिए। जिससे प्रोफेसर एरियल उसके पीछे आते हुए उससे बोलती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे
हरा सकते हो और तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। जिससे लियोन बोलता है कि क्या आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बोलता है कि आप शायद सही हैं। वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती है कि मुझे तुम्हारे एटीट्यूड काफी पसंद आया, तो फिर क्यों ना हम इस बात के ऊपर बेट लगाएं। जिससे लियोन बोलता है कि क्या एक बेट। वहीं प्रोफेसर बोलती है कि मेरी जॉब और स्टूडेंट के एडमिशन पर। जिससे ग्रे और लियोन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिससे लियोन बोलता है कि आप उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के साथ फाइट करवाना चाहती है मेरी। जिसे प्रोफेसर हिल बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करके तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम मारे जाओगे, और मैं अपने स्टूडेंट को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। जिससे गुस्सा होते हुए लियोन बोलता है कि क्या आप मुझे फिर से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे प्रोफेसर बोलती है कि नहीं, मैं इस बात को लेकर काफी सीरियस हूँ, और इसके लिए मैं इस बेट को लगाना चाहती हूँ जिससे कि तुम सेफ रहो। और क्या तुम ह्यूमन और मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में अच्छे हो। जिससे गुस्सा होते हुए लियोन बोलता है कि आपने मुझे कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी है, और आपकी शर्त क्या है। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हें कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मैं जिन मॉन्स्टर को किल करने के लिए कहूँ तुम्हें उन मॉन्स्टर को मार देना है, और हर एक राउंड के बाद वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो भी सबसे पहले अपने मॉन्स्टर को नहीं डिफीट कर पाएगा वो हार जाएगा। और अगर वो हार जाता है तो मैं अपनी प्रोफेसर की पोजीशन को छोड़ दूंगी, और उस स्टूडेंट को भी एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम हार गए तो मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वहीं लियोन बोलता है कि तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा टारगेट मॉन्स्टर कौन है, और मुझे खुद पर इतना यकीन है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हारा जो पहला टारगेट है वो है ओगर जनरल, और ये तुम्हारे लिए काफी आसान है। वहीं ओगर जनरल के बारे में सुनते हुए वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं ग्रे सोचता है कि ओगर जनरल ही क्यों, वहीं प्रोफेसर उसे ही क्यों चूज किया है। वहीं लियोन गुस्से से अपने हाथ को जमीन पर मारते हुए बोलता है कि आप फिर से मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ओगर जनरल कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे कोई भी मार सके। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर को अभी मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तैयार होने के बाद उसे मारने के लिए बोल रही हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगी। तो फिर क्या तुम ऐसा करोगे। जिससे लियोन बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल की ट्रेनिंग लेकर डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को मार देता है तो इससे काफी सारे लोगों को सफर करना पड़ेगा, और क्या किसी रियलिस्टिक टारगेट को आप नहीं चूज कर सकती हैं। वही लियोन मुस्कुराते हुए बोलता है कि प्रोफेसर आप जानबूझकर ऐसे मॉन्स्टर को चूज कर रही हैं ताकि आप बिना किसी विनर के ही इस बात को खत्म कर सकें, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहीं प्रोफेसर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती हैं कि लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर ये फाइट में तुम उसकी बराबरी कर लेते हो तो भी तुम जीत जाओगे, और अगर वो स्टूडेंट ओगर जनरल को हराने में फेल हो जाता है तो मुझे अपनी जॉब और उन सभी स्पेशल स्टूडेंट को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिससे लियोन बोलता है कि क्या आप पागल हैं, इस बेट के आउटकम को पहले से ही डिसाइड कर लिया है आपने। जिसके बाद प्रोफेसर एरियल वहां से जाते हुए उससे बोलती है कि इसके बाद तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसे लियोन बोलता है कि रिकॉर्ड के लिए ओगर जनरल के अलावा कोई दूसरा वीक मॉन्स्टर नहीं चलेगा। वहीं प्रोफेसर अपने मैजिक का यूज करते हुए एक पेपर और पेन को ले आती है और बोलती है कि इस बेट के बारे में सभी डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी हुई है, और अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से सहमत हो तो तुम इस पर अपनी सिग्नेचर कर सकते हो। वहीं लियोन उस मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देता है और बोलता है कि आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट इसे जीत सकता है। वहीं प्रोफेसर वहां से जाते हुए बोलती है कि इसके बारे में किसे पता, और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वहीं उनके पीछे बैठे काफी सारे प्रोफेसर आपस में बात करते हैं कि प्रोफेसर एरियल क्या सोच रही है, और वो बूढ़ा व्यक्ति इसका बहाना लेकर क्या वो रिटायर लेना चाहता है, और हो सकता है कि अब वो अपने प्राइम टाइम से आगे निकल गया है। वहीं ग्रे सोचता है कि ये बेट अब ऑफिशियल हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस व्यक्ति को भी इसमें शामिल कर लिया है जिसे मैंने इस जगह पर एडमिशन करवाने से पहले हराया था, और ये बेट उसी समय स्टार्ट हो गई थी जब ये सब स्टार्ट हुआ था। प्रोफेसर की तरफ देखता है तो वहीं प्रोफेसर उसे चुप रहने का इशारा करती है, जिससे ग्रे सोचता है कि प्रोफेसर एरियल जरूरी
कोई एक डर्टी खेल खेल रही हैं। इसके बाद हम एक क्लासरूम के अंदर एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को बेसिक मैजिक के बारे में सिखा रहा होता है और बोलता है कि आप में से कुछ लोग इसे लेकर हैरान होंगे, लेकिन मैं इसके बारे में कि हमने पहले ही दिन से स्टूडेंट को सिखाना तैयार कर दिया, लेकिन अकेडमी के स्टूडेंट के रूप में एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो फिर हम बेसिक मैजिक को स्टार्ट करते हैं कि बेसिक मैजिक का यूज कैसे करें, और आगे बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी होती है और आपकी बॉडी में मैजिक क्रिस्टल को मैनिपुलेट करके उसका यूज कर सकते हैं। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं क्लास में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं अभी इस क्लास के अंदर आ चुका हूँ, और याद करता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में बोर्ड कैंप के अंदर इस टॉपिक पर काफी सारी एक्सप्लेनेशन सुनी थी। और लियोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भी इस क्लास में, और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही डिवाइन स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ। तभी वो प्रोफेसर ग्रे से बोलते हैं कि तुम काफी देर से वहाँ पर बैठे हुए बोर हो रहे हो और मैं तुम्हें पिछले 5 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ, और क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। वहीं ग्रे परेशान होते हुए सोचता है कि उन्होंने मुझे एक ही नजर में कैसे नोटिस कर लिया, बल्कि मैं तो सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। वही प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंस हो तो तुम बेसिक मैजिक का यूज करके क्यों नहीं दिखा सकते, और मैं कंफर्म हूँ कि तुम्हें बेसिक मैजिक आता है। वहीं ग्रे बोलता है कि सर मैं स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में हूँ, तो अगर मैं बेसिक मैजिक का यूज नहीं कर सकता तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिसे प्रोफेसर बोलते हैं कि रियल फाइट में तुम स्वॉर्ड का यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिक मैजिक भी आना चाहिए ताकि तुम मैच के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सको। इसके लिए तुम्हें बेसिक मैजिक सीखना और फील करना दोनों ही जरूरी है। जिसे ग्रे सोचता है कि ऐसी सेम एक्सप्लेनेशन तो मुझे बोर्ड कैंप में दी गई थी, और क्या ये हो सकता है कि हम जो मैजिक सीखने जा रहे हैं वो ईथर बुलेट है। जिसे प्रोफेसर बोलते हैं कि तो तुम इसके बारे में जानते हो तो तुम इसे यूज भी कर सकते होगे। जिसे ग्रे हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ, और अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है कि ये काफी अच्छी बात है कि मैंने बोर्ड कैंप में इसे सीख लिया था, और इसी की वजह से तो बोर्ड कैंप नर्क के बराबर था। वहीं प्रोफेसर आगे बोलते हैं कि तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तो फिर हम एक मैच को स्टार्ट करते हैं, और लियोन से बोलते हैं कि क्या तुम भी इसका यूज कर सकते हो। जिसे लियोन हाँ बोलता है और आगे बोलता है कि इस एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले मुझे स्वॉर्डमैनशिप के साथ बेसिक मैजिक भी सिखाया गया था, इसकी वजह से ये लियोन के लिए खतरनाक हो सकता है। जिसे प्रोफेसर बोलते हैं कि दोनों की स्किल के बीच में चाहे भले कितना ही गैप क्यों ना हो, लेकिन लियोन तुम अपने मैजिक बुलेट का यूज करके सामने वाले को मार नहीं सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। और आगे बोलते हैं कि लेकिन ग्रे इस साल का डिवाइन स्पेशल स्टूडेंट है, जिसकी वजह से लियोन के साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी के सभी स्टूडेंट ग्रे की तरफ काफी हैरानी नजरों से देखने लगते हैं। जिससे देखते हुए ग्रे काफी परेशान होता है और सोचता है कि वो मुझे इस सिचुएशन में जानबूझ के फंसा रहे हैं। वहीं वो प्रोफेसर काफी मुस्कुरा रहे होते हैं और आगे बोलते हैं कि जिसकी वजह से मुझे ग्रे को सब कुछ सही तरीके से सिखाना होगा। वहीं लियोन बोलता है कि मैं ग्रे को दिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है, और ग्रे की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वहीं ग्रे उसकी वजह से काफी परेशान होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहीं प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम दोनों को सिर्फ एक ही बार ईथर बुलेट को शूट करना होगा, और वहीं ग्रे सोचता है कि मैंने सिर्फ बूट कैंप में 5 दिनों तक की ट्रेनिंग की है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा है कि इसकी वजह से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं इससे बच भी नहीं सकता। इसके बाद प्रोफेसर उसे स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लियोन अपने दोनों हाथों के बीच में मैजिक को इकट्ठा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहीं ग्रे सोचता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वो दोनों अपने ईथर बुलेट को तैयार करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं वो दोनों कुछ देखकर काफी हैरान होते हैं। वहीं ग्रे का अटैक लियोन के अटैक को खत्म करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि लियोन डर जाता है क्योंकि ग्रे का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वहीं प्रोफेसर अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए लियोन के आगे एक मैजिक बैरियर बना देते हैं और बोलते हैं कि ये काफी नजदीक था। तभी ग्रे का अटैक उनके मैजिक बैरियर को भी तोड़ने लगता है और तोड़ते हुए जाकर सीधा ग्रे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट को भी दिक्कत होने लगती है और उसकी वजह से लियोन भी काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं प्रोफेसर लियोन के पास आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वहीं लियोन खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद
प्रोफेसर परेशान होते हुए ग्रे की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अगर मैं अपने मैजिक बैरियर का यूज नहीं करता तो लियोन मर सकता था। वहीं उस अटैक की वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। इससे प्रोफेसर आगे सोचते हैं कि यहाँ तक कि हम सभी प्रोफेसर भी ईथर बुलेट की इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं और ग्रे से बोलते हैं कि तुमने अभी क्या किया। वहीं इसकी वजह से वो भी काफी परेशान होता है। वहीं ग्रे सोचता है कि ये बेहद कमजोर था और मैंने जिस स्पेल का यूज किया था वो लियोन के जैसा सेम नहीं था, और क्या मैंने जो सब्जेक्यूशन स्क्वाड में सीखा था क्या वो अकेडमी में काफी अलग सिखाया जाता है। और ग्रे बोलता है कि मैंने शायद गलत स्पेल का यूज किया था। वहीं प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुमने जिस स्पेल का यूज किया था वो ईथर बुलेट का ही था, लेकिन तुम्हारी क्वालिटी अलग थी। तुमने जो यूज किया था वो नॉर्मल ईथर बुलेट नहीं था, वो सुपर कंप्रेस ईथर बुलेट था। वहीं इस बात की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये क्या होता है और हमने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। वहीं प्रोफेसर आगे बोलते हैं कि इस पावर का यूज इस अकेडमी में मौजूद कोई भी प्रोफेसर नहीं कर सकता है जैसा कि आपने यूज किया है, और तुम इस अकेडमी में अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो कि इसका यूज कर सकते हो। जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि हमने इस ईथर बुलेट को पहली बार देख रहे हैं और ये सच में काफी पावरफुल है और इसी की वजह से एडमिशन दिया गया है। और अगर ग्रे इतना ही अच्छा मैजिक यूज कर सकता है तो उसे स्वॉर्डमैनशिप कोर्स की जगह मैजिक कोर्स में होना चाहिए था। वहीं ग्रे उन सभी की बातों को सुनकर सोचता है कि वो सभी सही बोल रहे हैं और मैंने सभी स्पेल के बारे में बोट कैंप में सब्जेक्यूशन स्क्वाड में सीखा था। जिसके बाद ग्रे फिर से अपनी ईथर बुलेट बनाते हुए बोलता है कि प्रोफेसर आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं, और इसका यूज हर कोई कर सकता है, बस इसके लिए उसे थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहीं प्रोफेसर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं ग्रे उन्हें देखकर सोचता है कि उन्हें क्या हुआ, जिसके बाद प्रोफेसर काफी जोर से हंसने लगते हैं। वहीं ग्रे सोचता है कि प्रोफेसर को क्या हुआ और वो इतना क्यों खुश हो रहे हैं। इसके बाद वो ग्रे का कंधा पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम मैजिक कोर्स के बारे में क्या सोचते हो, और तुम्हारी मैजिक पावर तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप स्किल से भी काफी ज्यादा है और तुम काफी टैलेंटेड भी हो। वहीं ग्रे बोलता है कि क्या मैं पास हो गया और मुझे बताया गया है कि मैं मैजिक का यूज सही से नहीं कर सकता हूँ। वहीं प्रोफेसर ग्रे से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने अपनी यंग एज में ही कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हुए सुपर कंप्रेस ईथर बुलेट को तैयार कर लिया है और तुम्हारे अंदर इतनी मैजिक पावर है और टैलेंट है जिसके बारे में अकेडमी सोच भी नहीं सकता है। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मैजिक कोर्स में ट्रांसफर नहीं चाहिए। वहीं जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि जो प्रोफेसर कभी भी खुश नहीं होता, किसी की तारीफ नहीं करता, वो आज इतना खुश है और ग्रे की तारीफ कर रहा है। जिसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर तुम मैजिक नहीं सीखते हो तो ये वर्ल्ड के लिए काफी बड़ा लॉस होगा, और साथ ही साथ ये मैजिक के साथ अपने आप में ही एक क्राइम होगा। वहीं उनकी बात पर ग्रे मुस्कुराता है। तभी उसे याद आता है कि ये कंप्रेसर टेक्निक मैंने इसके बारे में इससे पहले भी सुना है। जिसके बाद हमें ग्रे की पास्ट लाइफ में एक लेडी अपने सामने सभी लोगों से बोलती है कि पास्ट के लोगों को ये नहीं पता था कि लाइफ फोर्स नाम की चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके बिना प्रॉपर तरीके से मैजिक कास्ट करना काफी मुश्किल होता था। जिसकी वजह से तुम सभी को अपनी बॉडी के अंदर इसे कंप्रेस करना होगा और उसे गैदर करके उसका यूज करना होगा। और मुझे पास्ट के लोगों के बारे में जानकर हंसी आती है कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, और इस लेडी को आप सभी याद रखना क्योंकि ये आगे काफी मेन रोल निभाएगी। वहीं ग्रे प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर से पूछता है कि क्या आप ओडी के बारे में कुछ भी जानते हैं। वहीं प्रोफेसर बोलते हैं कि ये ओडी क्या है, जिसकी वजह से ग्रे सोचता है कि अब ये मुझे कंफर्म है कि इसके बारे में इस टाइम में कोई भी नहीं जानता, और ना ही वो अभी इस समय इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जिसका मतलब है कि जो कुछ भी मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सब्जेक्यूशन स्क्वाड में सीखा था वो सभी जानकारी फ्यूचर से है, जिसकी वजह से मुझे काफी केयरफुल रहना होगा कि मैं इस बात के बारे में किसको बता रहा हूँ। वहीं प्रोफेसर बोलते हैं कि तो क्या तुम मैजिक कोर्स में ट्रांसफर लेना
कहना चाहते हो। वहीं ग्रे उन्हें काफी रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे स्वॉर्ड काफी पसंद है और मैं आपको इस ऑफर के लिए थैंक यू बोलता हूँ और साथ ही मैं आपके इस ऑफर का काफी सम्मान करता हूँ। वहीं इसकी वजह से प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो किसी भी समय। जिससे ग्रे उन्हें इसके लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद प्रोफेसर उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने का बोलते हैं और आगे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो भी मैं तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर बैठे बोर ही हो रहे हो और ये लेक्चर मैजिक के बेसिक्स के बारे में है। जिसके बाद ग्रे वहाँ से जाने लगता है। वहीं बाकी के सभी स्टूडेंट उसे देखते हुए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं लियोन जाते हुए देखता है और मन ही मन में ग्रे को देखते हुए पसंद करने लगता है, जिसकी वजह से ग्रे को काफी अजीब सी फीलिंग आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे को प्रोफेसर एरियल का लेटर मिला हुआ होता है, जिसमें वो ग्रे से बोलती हैं कि आज क्लास को खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आना। वहीं ग्रे सोचता है कि प्रोफेसर एरियल ने अचानक से मुझे क्यों बुलाया है, क्या प्रोफेसर कार्लोस की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। और आगे सोचता है कि क्या कहीं प्रोफेसर एरियल भी तो मुझे अपने कोर्स को चेंज करने का नहीं बोलेंगी। जिसके बाद ग्रे अपने सामने दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, जिससे की वजह से अंदर से आवाज आती है कि तो तुम अंदर आ सकते हो। और ग्रे जैसे ही उस गेट को खोलकर अंदर आता है तो पता चलता है कि उसकी तरफ अटैक आ रहा है, तो अपने शॉट का यूज करते हुए उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसकी वजह से दूर थोड़ा सा पीछे जाकर गिरती है। वहीं ग्रे उसे देखते हुए काफी हैरान होता है और बोलता है कि ये सब किस लिए था। जिसके बाद ग्रे उस लड़की की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा हुआ है और ये वही लड़की है जो कि ग्रे की पास्ट लाइफ में उसे बोट कैंप के अंदर मैजिक के बारे में सिखा रही थी। साथ ही ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मैजिक कास्टर है जिसका नाम बेला अल्ब्रेथ है। तभी प्रोफेसर एरियल बोलती है कि ये बेकार नहीं था और मेरी आंखें अभी भी सही है। वही उनके सामने खड़े दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोलता है कि बेला, क्या तुम्हें प्रोफेसर एरियल ने ऐसा करने को कहा था कि तुम उस पर काफी इजी वे में अटैक करो। जिसके बाद दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारी मूवमेंट काफी स्लो थी और आपकी स्वॉर्ड उसने इतनी आसानी से दूर कर दी। वहीं ग्रे सोचता है कि इस लड़की का नाम ही बेला अल्ब्रेथ है, जो कि लिक्विडेटर के अगेंस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक थी, जो कि सोर्सरर बेला है। वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि तुम दोनों ये भी सही से नहीं बता सकते हो कि वो उस अटैक को रोक सकती है या नहीं, तो फिर तुम प्रोफेसर की पोस्ट से रिजाइन करने के बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद वो प्रोफेसर एरियल के हाथ में गोल्ड कॉइन को रखते हुए बोलता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमारे पास इसे करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिससे ग्रे बोलता है कि आप सभी प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि हमने यहाँ पर बेट लगाई थी कि बेला अगर तुम्हारे अटैक को रोक सकती है या नहीं, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं काफी अच्छे पैसों को हासिल कर सकी। इसके बाद प्रोफेसर एरियल जो उन्होंने गोल्ड कॉइन जीता होता है उसमें से एक गोल्ड कॉइन ग्रे को देते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा हिस्सा है। वहीं ग्रे उस गोल्ड कॉइन को देखकर काफी हैरान होता है। वहीं प्रोफेसर बोलती है कि ये वैसा ही है जैसा कि हमें बताया गया था। और ग्रे के अटैक को देखकर दोनों प्रोफेसर आपस में बात करते हैं कि वो जानबूझकर अपने राइट आर्म को यूज नहीं कर रहा है, जैसे कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और शायद उसकी इंजरी की वजह से ऐसा हो सकता है और ये उसकी मसल्स और फिजिकल इंजरी की जगह पर उसकी इनर चोट हो सकती है। इसके बाद उसके बाजू खड़ा दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये एक सिंपल इंजरी नहीं है। वहीं ग्रे परेशान होते हुए बोलता है कि आप सभी इतना सब कुछ सिर्फ देख करके कैसे बता सकते हैं। जिससे कि वो प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर ये हम नहीं कर सकते हैं तो हमें इस एकेडमी का प्रोफेसर होने का लायक नहीं है। जिसके बाद उसके बाजू खड़ा प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारी इस इंजरी को प्रोफेसर एरियल ने एग्जाम के समय ही देख लिया था। वहीं प्रोफेसर एरियल उन सभी को वहां से जाने का बोलती हैं और बोलती हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद उनमें से एक प्रोफेसर जाते हुए ग्रे से बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, तो वहीं दूसरा प्रोफेसर बोलता
है कि अगर तुम्हारी इंजरी हील नहीं हुई तो तुम अकेडमी की एडमिशन स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाओगे और ये बस तुम अपने मन में बैठा लो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि अब हम अपने बीच में आने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है तो हम सभी आपस में मैजिक के बारे में बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर बैठते हुए प्रोफेसर बोलती हैं कि तुमने सुपर कंप्रेसर ईथर का यूज किया था प्रोफेसर क्लोस की क्लास में। जिससे ग्रे बोलता है कि आप इसके बारे में पहले से ही जानती हैं। जिससे प्रोफेसर बोलती है कि उन्होंने ही मेरी ऑफिस में आकर मुझे बताया था और उन्होंने ये भी बोला था कि हम तुम्हें मैजिक कोर्स में ट्रांसफर कर दें, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि तुम्हें जो सबसे ज्यादा सूट करता है वो मैजिक कोर्स की जगह पर स्वॉर्डमैनशिप कोर्स है और तुम्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि तुमने मैजिक की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की है। जिससे ग्रे चाय पीते हुए सोचता है कि प्रोफेसर की आंखों में जरूरी कुछ मैजिक पावर है जिससे कि वो देखकर सब कुछ जान लेती है, तो मुझे झूठ बोलने का कुछ भी फायदा नहीं है। जिससे ग्रे बोलता है कि हाँ ये सब सही है। वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि तो तुम मुझे उस रास्ते के बारे में बता सकते हो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैं इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी और मुझे सच में इसकी काफी जरूरत है इस लड़की के लिए। जिससे ग्रे बोलता है कि ये सोर्सरर, तभी वो अपनी बात को बदलते हुए बोलता है कि बेला के लिए। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि मैं काफी नजदीक था उसे सोर्सरर बोलने के लिए और मैं बच गया। वहीं प्रोफेसर बोलती हैं कि ये मैजिक को समझने में काफी अच्छी है लेकिन मैजिक पावर का यूज नहीं कर पाती है, इसलिए वो कंप्रेसर टेक्निक का यूज नहीं कर सकती है। जिससे ग्रे सोचता है कि इसी कारण की वजह से बेला अल्ब्रिथ को देरी से सीखने वाला मैजिक कास्टर कहा जाता है। वहीं प्रोफेसर एरियल आगे बोलती हैं कि जैसा कि मैंने प्रोफेसर क्रोलोस से सुना है कि जब तुम सुपर कंप्रेसर ईथर का यूज कर रहे थे तो तुम्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम उसे कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या तुम बिना कंप्रेसिंग ईथर के भी सुपर कंप्रेस ईथर को यूज कर सकते हो और क्या कोई इसका दूसरा तरीका है जिसकी वजह से बेला को प्रोफेसर ब्रेडली के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वहीं ग्रे पूछता है कि ये प्रोफेसर ब्रेडली कौन है। तभी ग्रे को याद आता है कि और वो बोलता है कि आपका मतलब है कि प्रोफेसर वेरियल ब्रेडली। जिसे प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि तो फिर तुम उनके बारे में जानते हो। वहीं ग्रे सोचता है कि उनके बारे में जानना एक लगभग इम्पॉसिबल है और वो काफी क्रूवल है, जिसने काफी सारी एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर किया है जिसकी वजह से काफी सारे इंसानों की जाने गई हैं और उन्होंने मैजिक डिजास्टर को भी बनाया है जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्स्ट मैजिक क्रिमिनल है और इस टाइम पर भी वो अभी तक पकड़े नहीं गए। वहीं प्रोफेसर बोलती हैं कि बेला इस साल के अंत तक अगर सुपर कंप्रेसर ईथर का यूज नहीं कर पाएगी तो मुझे उनके पास भेजना पड़ेगा जहां उसकी सर्जरी होगी। जिससे घबराते हुए ग्रे बोलता है कि ये काफी बैड आइडिया है। जिससे प्रोफेसर एरियल बोलती हैं कि तुम सही हो, इस सर्जरी से उसकी मैजिक एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा और ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से इसे पब्लिक नहीं किया गया है क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। वहीं काफी सारे लोग जो बच गए वो अपनी मेंटल कंडीशन को खो चुके हैं और ये काफी डेंजरस है। वहीं बेला बोलती है कि अगर मैंने इस ईयर के एंड तक सुपर कंप्रेसर ईथर का यूज करना नहीं सीखा तो मुझे इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिससे गुस्सा होते हुए प्रोफेसर बोलती हैं कि तुम उसे अपनी बॉडी का यूज करने दो, इससे अच्छा तो तुम इस अकेडमी से बाहर निकल जाओ और तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उनकी बातें सुनते हुए ग्रे सोचता है कि जो मैजिक या नॉलेज जो कुछ भी मैं जानता हूँ अगर मैं उन्हें बता दूँ तो शायद ये फ्यूचर बदल सकता है। वहीं वो देखता है कि इस बात की वजह से बेला काफी डर रही होती है और उसकी वजह से उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और ग्रे लिक्विडेटर के साथ फाइट को याद करता है और याद करता है कि उसके एक ही अटैक की वजह से सभी के सभी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी मारे गए थे और मुस्कुराते हुए सोचता है कि जो कोई भी लोग फ्यूचर के बारे में बोलते हैं कि उसे बदलने पर वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसके बाद ग्रे अपनी कप को रखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ कि सुपर कंप्रेसर ईथर का यूज कैसे करते हैं। जिसके बाद हम उसी अरीना को देखते हैं जहाँ पर ग्रे ने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैजिक के बारे में उसे जो कुछ भी पता होता है वो उसने लिख दिया होता है और वो बोलता है कि मैं मैजिक के बारे में बस इतना ही जानता हूँ और अपने जैसा वादा किया था आप इसके बारे में किसी को भी
भी नहीं बताएंगी। जिससे प्रोफेसर बोलती हैं कि हमने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर किया है तो हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं। वहीं बेला बोलती है कि मैं अपने मरते दम तक किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिसे ग्रे बोलता है कि तो मैंने तुम्हें जो बताया है तुम उसका बारे में क्या सोचते हो। जिससे प्रोफेसर बोलती हैं कि तुमने जो ओडी के बारे में बताया है उसकी वजह से ही मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और बाकी के अलावा जो भी तुमने बताया है वो हमारी समझ के बाहर है। वहीं बेला बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेजेंट टाइम से 100 साल फ्यूचर में आगे की क्लास ले रही हूँ, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम की मैजिक को 100 साल एडवांस हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। वहीं ग्रे सोचता है कि ये बस जो तुमने फ्यूचर में मुझे सिखाया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वहीं बेला की आंखें ग्रे को देखकर चमक रही होती है। वहीं प्रोफेसर बेला से बोलती हैं कि ये सारी जानकारी जिसके बारे में मैं सही से जज नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम क्या कंफर्म हो कि ये उसने जो कुछ भी बताया है वो सच है। वहीं बेला शर्माते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि इसमें मौजूद हर एक बात किसी भी तरीके से प्रेजेंट टाइम के मैजिक का विरोध नहीं कर रही है और इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसका यूज करके देखें। और ग्रे से बोलती है कि अगर ये सब कुछ सच है तो ये स्पेल जरूर वर्क करेगा। वहीं उस पेपर को देखते हुए ग्रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं बेला बोलती है कि उनके अनुसार मेरी पूरी ताकत का यूज करना होगा। वहीं ग्रे पूछता है कि तुम्हारी फुल पावर क्या है और सोचता है कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि उसकी पूरी पावर का अगर वो यूज करती है तो वो पूरे एक शहर को जला सकती है और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने सबसे पावरफुल मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर सकती है। वहीं पर वो काफी बड़े मैजिक सर्कल को बना लेती है, जिससे कि वो भी काफी हैरान होती है। तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं पर उस धमाके के अंदर ग्रे भी आ जाता है और वो रुकने का बोलता है, जिसके बाद में हमें उस एरिना को काफी ऊंचाई से आसमान से दिखाया जाता है, जिससे कि उस एरिना के अंदर से लाइट निकलते हुए आसमान की तरफ चली जाती है।